उसमें मैंने एक पार्टिकल लिया है पी अपनी बात को बेहतर समझाने के लिए। यहाँ पर भी जान लीजिए, ये देखिए यूं घुमाता है तो फाई को चेंज करेगा ना। हाँ, तो इसकी वैल्यू होती है आर डी फाई बाई डी टी के बराबर। किसके बराबर? अब आते हैं स्टेप 2 पर। क्या करेंगे? डिफरेंशिएट करेंगे, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। प्रोडक्ट रूल क्या होता है भाई? वहाँ वाले डायग्राम में ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे थे, तो वहाँ वाले डायग्राम में ये रिप्रेजेंट कर रहा था, आप ध्यान से देखिए क्या रिप्रेजेंट कर रहा था। हाँ जी, तो आर आर कैप आ गया। ये लगातार एक दूसरे की ओर चलते रहेंगे चलते रहेंगे, ट्रायंगल छोटा होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा, और छोटा और छोटा। और पता है ये कहाँ मिलेंगे? सिमेट्री के कारण ये इस ट्रायंगल के, बड़े वाले ट्रायंगल के सेंटर पर मिलेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, अब आज हम लोग पिछले वाले वीडियो से आगे बढ़ रहे हैं और पिछले वाले वीडियो में जो भी चीजें सीखी थी उनको आगे यूज करने जा रहे हैं। और उसके लिए हम क्वेश्चन उठा रहे हैं एरोडो का, वन ऑफ द मोस्ट फेमस क्वेश्चन, जिसमें एक पार्टिकल ए स्ट्रेट लाइन पर चल रहा है और एक पार्टिकल बी, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमेशा ए की ओर डायरेक्टेड है। मैंने यहाँ पर बी की वेलोसिटी 8 ली है, ए की 6 ली है और इनिशियल डिस्टेंस 100 ली है समझाने के लिए। और फाइनली वो दोनों मीट कर जाते हैं और हमसे पूछा जाता है कि बताइए कि दोनों कितने टाइम बाद मीट करेंगे। तो ये चीज आज हम सीखने वाले हैं कि आखिरकार ये टाइम कैसे कैलकुलेट किया जाए, पहली बात। दूसरी बात, सिर्फ यही सीखने वाले नहीं है, इस तरीके की जितनी भी प्रॉब्लम आने वाली है, चाहे मतलब एक सर्कल पर चल रहे हैं, रिवर पे जा रहे हैं, बहुत तरीके की आती है चेजिंग प्रॉब्लम के नाम पर। आज जनरलाइज करने जा रहे हैं, क्योंकि पहले हमने लास्ट वाले वीडियो में ओरिजिन के रिलेटिव ये चीजें सीखी थी। आज दो पार्टिकल हैं, तो जाहिर सी बात है यहाँ रिलेटिव मोशन का यूज होने वाला है। तो आज इसमें यूज होने वाले पहले टूल सीखेंगे, जनरल टूल सीखेंगे, और उसके बाद इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। और ये भी समझेंगे कि आखिरकार इस प्रॉब्लम को ही नहीं, बाकी की सारी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं। तो लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा और फिर से गारंटी लेता हूं कि इस तरीके की सारी प्रॉब्लम सॉल्व करने लायक आप हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं और जनरल टूल्स को समझते हैं। और वो जनरल टूल्स हैं दो पार्टिकल के बीच के रिलेटिव मोशन को समझने का। हालांकि आपने पढ़ा है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ सेपरेशन, वो भी क्यों पढ़ने वाले हैं? क्योंकि हमें रेट ऑफ सेपरेशन बिटवीन टू पार्टिकल्स है। और पहले क्या देखा था? रेट ऑफ चेंज फ्रॉम ओरिजिन देखा था। समझ में आ रही बात? आप दो पार्टिकल के बीच का आज सीखने वाले हैं और पहले क्या सीखा था? ओरिजिन से रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस सीखा था। बड़ी ही सिंपल सी चीज है, पता है क्यों? क्योंकि रिलेटिव मोशन में किसी को ओरिजिन कैसे बनाया जाता है हमें यही तो सीखा होता है। मतलब रिलेटिव वेलोसिटी, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, चूजिंग वन पार्टिकल एज ओरिजिन। टू स्टडी हाउ टू पार्टिकल मूव रिलेटेड टू ईच अदर, वी ट्रीट वन ऑफ दम एज द ओरिजिन, स्टेशनरी रेफरेंस। तो जैसे ही हमने एक पार्टिकल को स्टेशनरी रेफरेंस माना, वैसे क्या होगा? वैसे हम पुरानी वाली थ्योरी को एज इट इज यूज कर पाएंगे। क्या होता है? फॉर्मूला क्या यूज होगा? हम लोगों को जब भी किसी के फ्रेम में जाना होता है, फॉर एग्जांपल वेलोसिटी ऑफ पी रिलेटिव टू ए निकालना है, तो वी बी माइनस वी लिखते हैं। सिर्फ लिखते हैं तो सॉल्व कैसे करते हैं? पहले इसको जनरलाइज बात समझ लेते हैं कि जब भी किसी को ओरिजिन मानना हो तो हमें क्या करना होता है? उसकी वेलोसिटी वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करना होता है दुनिया की सारी चीजों से। जब हम सब्ट्रैक्ट करके जो वेलोसिटीज दिखती हैं रिजल्टेंट, वो सारी की सारी इस पार्टिकल को, ए पार्टिकल को ओरिजिन मानते हुए दिखाई देती हैं। ठीक है बच्चों? तो इसी चीज का हम यूज करेंगे, लेकिन पहले और थोड़ा बेहतर तरीके से सीखेंगे कि आखिरकार जनरली हम इसको कैसे समझते हैं। इसको एक और तरीके से आपके सर ने सिखाया होगा कि जिसके फ्रेम में जाते हैं उसकी वेलोसिटी को उल्टा करके जोड़ देते थे, है ना? तो वो भी हम समझने जा रहे हैं। तो समझते हैं आखिरकार कैसे उल्टा करके जोड़ते हैं, तो विजुलाइज करने जा रहे हैं। आप कंसीडर करिए ये ए और बी दो पार्टिकल हैं आपके सामने, ठीक? और ये दोनों पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस है आर। अब मैं क्या कह रहा हूँ, अगर मैं ए के फ्रेम में जा रहा हूं तो मैं कह सकता हूं ए के रिलेटिव बी का पोजीशन वेक्टर आर है, ठीक? और इनकी दोनों की कुछ कुछ वेलोसिटी है, वी ए वेक्टर आप देख सकते हैं, वी बी वेक्टर देख सकते हैं। लेकिन हम देखना चाहते हैं कि ए को ओरिजिन मानने पर, मतलब ए के फ्रेम में जाने पर बी की वेलोसिटी वेक्टर हमें कैसे बनाना होगा, ये सिखाने वाला हूं। तो क्या किया जाता है? ए को उठाइए, उल्टा करिए तो वो बन जाएगा माइनस वी ए, और उसके बाद उसको ट्राइंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन या किसी भी रूल से आप उसको बी से ऐड कर दीजिए, जैसा कि हमने डायग्राम में दिखाया है। और स्टेप वाइज हमने ये बात आपको बताई है कि क्या किया है, बी ए को कॉपी किया, उसको उल्टा किया तो माइनस हो गया, उसको ऐड किया तो हमें वी बी ए मिल गया। अब आप देख सकते हैं वेक्टर वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, ये वेक्टर है जैसा कि डायग्राम में दिखाया जा रहा है। तो हमें आज के बाद रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए कैसे निकालना है ये समझ में आ गया। और साइमल्टेनियसली एक और बात समझ में आ गई है कि जिसको भी ओरिजिन मानना होता है उसकी वेलोसिटी उल्टा करके हमेशा ऐड कर देते हैं। अब तीन टूल्स होते हैं जिनका यूज इन जनरल
इरोडो जैसी प्रॉब्लम्स आने पर आप ज़रूर करिएगा और हमेशा फ़ायदा आपको मिलेगा ही मिलेगा। वो 3 टूल एक-एक करके मैं बताने जा रहा हूँ। सबसे पहला टूल है 2 पार्टिकल के बीच की अ, डिस्टेंस का रेट ऑफ चेंज। चलिए इसको समझ लेते हैं। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ सेपरेशन, ठीक? यहाँ पर रेट ऑफ चेंज ऑफ सेपरेशन को माइनस dr/dt मैंने इसलिए लिखा है कि वो कितनी तेज़ी से पास आ रहे हैं। बेसिकली रेट ऑफ चेंज ऑफ सेपरेशन से बेटर वर्ड होगा द रेट बाय व्हिच दे आर कमिंग टुवर्ड्स ईच अदर। ये ज़्यादा बढ़िया शब्द स्टेटमेंट होगा। ख़ैर कोई बात नहीं, मेरे हिसाब से मैं समझा पाया हूँ कि माइनस dr/dt का प्लस dr/dt याद करिए रेट ऑफ सेपरेशन था और हम यहाँ मीनिंग समझने वाले हैं माइनस dr/dt का। मतलब किस रेट से वो दोनों एक दूसरे की ओर आ रहे हैं, ठीक है? तो ए और बी 2 पार्टिकल हैं, इनकी कुछ वेलोसिटी है और याद करिए रेट ऑफ सेपरेशन फ्रॉम ओरिजिन के लिए कौन-सा कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल था वेलोसिटी का? तो मुझे याद आया रेडियल कंपोनेंट। याद है वो रेडियल कंपोनेंट जिसको हम dr/dt या r डॉट उसके ऊपर लगा करके बोल रहे थे, तो वो कंपोनेंट रेडियल कंपोनेंट रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस था। मतलब किस रेट से वो ओरिजिन से उसकी डिस्टेंस बढ़ रही है। अगर उसको उल्टा करेंगे तो हम कहेंगे किस रेट से उसकी ओरिजिन से डिस्टेंस कम हो रही है, ज़ाहिर-सी बात है। तो यहाँ पर ए है और हम रेडियल कंपोनेंट चूँकि देखना चाहते हैं दोनों के बीच की किस रेट से डिस्टेंस चेंज हो रही है, तो हम ए को ओरिजिन बनाएँगे। स्ट्रैटेजी क्या है? ए को ओरिजिन बनाएँगे, पुरानी वाली चीज़ बन जाएगी और ओरिजिन के रिलेटिव क्या करेंगे? वो कंपोनेंट कौन-सा कंपोनेंट? रेडियल कंपोनेंट निकालेंगे, ठीक? तो ज़रा देखते हैं क्या? तो ए की वेलोसिटी अल्फा ए एंगल पर है उन दोनों को मिलाने वाली लाइन की और बी की वेलोसिटी अल्फा बी एंगल पर है इन दोनों को मिलाने वाली लाइन से, ठीक? हमने क्या किया? ए का कंपोनेंट अलोंग द लाइन वीए कॉस अल्फा है, बी का कंपोनेंट अलोंग द लाइन वीबी कॉस अल्फा बी। अगर मैं ए के फ्रेम में जाऊँगा, तो मुझे क्या करना होगा? मुझे ए की वेलोसिटी को उठाना है, उसको उल्टा करना है और बी में उल्टा करके ऐड कर देना है। अब जैसे ही मैं उल्टा करके ऐड करूँगा, तो जो रेडियल कंपोनेंट है, वो क्या बनेगा? टुवर्ड्स ए होगा पहली बात तो और उसकी वैल्यू क्या होगी बच्चों? वीए कॉस अल्फा ए प्लस वीबी कॉस अल्फा बी, ठीक? वीए कॉस अल्फा ए प्लस वीबी कॉस अल्फा बी। तो अप्रोच स्पीड सम ऑफ कंपोनेंट टुवर्ड्स द रेडियल डायरेक्शन और सम क्यों किया गया है क्योंकि ए को जब उल्टा करके मैंने ऐड किया है जैसा कि डायग्राम में आपको दिखाया गया है तो दोनों जाहिर सी बात सम हो रहे हैं माइनस क्यों रखा गया है क्यों क्योंकि आर जो है वो कम हो रहा है तो पूछा जाए किस रेट से कम हो रहा है अगर किस रेट से बढ़ रहा है तो डी आर बाई डी टी किस रेट से कम हो रहा है माइनस डी आर बाई डी टी इसलिए माइनस डी आर बाई डी टी रखा तो ये है पहली चीज जो हमें सीखनी थी अब दो चीजें हमें और सीखनी है वो क्या है वो अगले स्क्रीन पर आपको समझ में आ जाएगी। एक चीज़ मैंने यहाँ और लिखी हुई है कि अगर R बढ़ रहा है तो dr/dt पॉजिटिव होगा, अगर R कम हो रहा है तो dr/dt नेगेटिव होगा, हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक? अब आगे बढ़ते हैं। जो दो बाकी की 2 चीज़ें उनको समझते हैं। वो क्या है? वो है एक्सिस के अलोंग रिलेटिव चेंज। एक्सिस के अलोंग रिलेटिव चेंज। उसको समझने के लिए मैंने क्या किया है, 2 पार्टिकल अगेन ए और बी लिए हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। दोनों की वेलोसिटी के कंपोनेंट लिए हैं हमने, एक्स एक्सिस के अलोंग और वाई एक्सिस के अलोंग, ठीक? हमसे बोला गया है इन दोनों के बीच का एक्स कोऑर्डिनेट किस रेट से कम हो रहा है ये बताओ एक्स बी माइनस एक्स ए का रेट ऑफ चेंज बताइए इसी तरीके से वाई बी माइनस वाई ए का रेट ऑफ चेंज बताइए मगर तो बहुत सिंपल है डिफरेंशिएट कर दीजिए कैसे डी बाई डी टी ऑफ एक्स ए माइनस एक्स बी डी बाई डी टी ऑफ एक्स बी माइनस एक्स ए क्या बन जाएगा वी बी एक्स माइनस वी ए एक्स वेलोसिटी ऑफ बी का एक्स कंपोनेंट और वेलोसिटी ऑफ ए के एक्स कंपोनेंट का डिफरेंस हमें ये बता देगा कि इन दोनों के बीच की एक्स एक्सिस के अलोंग डिस्टेंस किस रेट से चेंज हो रही मेरे हिसाब से काफी सिंपल सी चीज है जो आपको समझ में आ गई होगी इन द सिमिलर मैनर हम वाई एक्सिस के अलोंग लिख लेंगे ठीक है भाई तो ये वो दो चीजें थी जो मुझे बतानी थी तो रेट ऑफ चेंज जो है वो डिफरेंस ऑफ कंपोनेंट के अलोंग होता है किसी भी डायरेक्शन में आपको फिक्स डायरेक्शन रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस निकालना हो दोनों के बीच की रिलेटिव तो उस डायरेक्शन के कंपोनेंट के डिफरेंस से वो चीज निकाल सकते हैं ठीक तो अब इन टूल्स को जरा कलेक्ट करते हैं और अब हम अगली स्क्रीन में इन टूल्स को कैसे हम उस क्वेश्चन में लगाएंगे ये समझने जा रहे हैं मतलब एक प्रकार से अपने टूल्स औजार वगैरह कौन कौन से यूज करने जा रहे हैं इस प्रॉब्लम में वो एक जगह पर लिख लेते हैं और फिर उसके बाद हम इस प्रॉब्लम को पूरा सॉल्व करेंगे और टाइम पीरियड की वैल्यू भी निकालेंगे कि कितने टाइम में ये लोग मिलते हैं कौन कौन से टूल्स हैं वो आपकी स्क्रीन के सामने है
सबसे पहले सिचुएशन समझ लेते हैं। इसमें एक पार्टिकल ए है, एक पार्टिकल बी है। मैंने जो वेलोसिटी ली है वो ए की वेलोसिटी ली है 6, बी की वेलोसिटी ली है 8। ए की वेलोसिटी का डायरेक्शन भी फिक्स है अलोंग एक्स एक्सिस। बी की वेलोसिटी हमेशा ए की तरफ पॉइंटेड है, मतलब इसका एरो जो है वेक्टर एरो वो हमेशा ए की तरफ है। वो मैं अगले डायग्राम में आपको दिखाऊंगा कैसे। हमें किन टूल्स की जरूरत पड़ने वाली है वो मैंने दूसरे बॉक्स में लिखा है, माइनस डी आर बाई डी टी हम लिखेंगे। डी जो उन दोनों के रिलेटिव एक्स कोऑर्डिनेट का रेट ऑफ चेंज है उसकी जरूरत पड़ेगी, उन दोनों के बीच का रिलेटिव वाई कोऑर्डिनेट का चेंज है उसकी हमें जरूरत पड़ने वाली है। पढ़ भी सकती है और नहीं भी, लेकिन ये बता क्यों रहा हूं, इरोडो टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए ये तीन चीजें आपको अप्लाई करनी है, बेसिकली ये बताना चाहता हूं। चलिए शुरू करते हैं, ठीक, और इनका इस्तेमाल करते हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। प्रॉब्लम क्या है, बी ए की तरफ जा रहा है। मैंने हर जगह छोटे-छोटे स्नैपशॉट लिए ये दिखाने के लिए कि इन दोनों को मिलाने वाली लाइन किस तरीके की दिखेगी। और फाइनली बी जो है वो ए को कैच कर लेता है और हमसे पूछा जाता है कि आखिरकार कितने टाइम बाद बी ए को कैच करेगा, ठीक? तो उसको समझने के लिए हमने रिवाइंड किया इसको और किसी एक इंस्टेंट पर जा रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम वही काम करेंगे। कौन सा काम करेंगे जो अभी भी सिखाया है, तीन कंपोनेंट, इनको मिलाने वाली लाइन के अलोंग, एक्स के अलोंग, वाई के अलोंग, बस खत्म। और बिलीव मी मैं इसी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा, और सिर्फ इसी को नहीं, आप सारे क्वेश्चन को इस टूल से आप 100% आप आंसर निकाल सकते हैं। तो एक बार देखिएगा जरूर, कॉन्फिडेंस आएगा और फिर ट्राई करिएगा बाकी के क्वेश्चंस में, ठीक है? तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बी के अलोंग, मतलब इन दोनों को मिलाने वाली लाइन के अलोंग, ये कंपोनेंट हमने लिख लिए हैं। एक-एक करके देखते जाइए, हम बनाते भी जा रहे हैं और लिखते भी जा रहे हैं। कंपोनेंट्स अलोंग भी है एंड परपेंडिकुलर। हमें जरूरत तो अलोंग वाले की है, लेकिन हमने परपेंडिकुलर वाले भी लिख लिए हैं। वीबीआर मतलब बी है, इन दोनों को मिलाने लाइन के अलोंग। वीबी पर बी आर का मतलब रेडियल कंपोनेंट, वीबी परपेंडिकुलर का मतलब जीरो। जीरो क्यों है, क्योंकि बी की वेलोसिटी हमेशा एक ही ओर है। वी ए वेक्टर है, ए जब हमने बनाया था तब, मतलब ए की जो वेलोसिटी है। वी ए आर क्या है, रेडियल कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग टू वेक्टर्स। चलिए इनको प्लेस कर देते हैं इनकी रिस्पेक्टिव लोकेशंस पर। तो आप देख सकते हैं मैं धीरे धीरे इनको प्लेस करता जा रहा हूं। वी ए क्या है, आप ध्यान से देखिए, वी ए के पास चला गया एक्स एक्सिस के अलोंग। वी ए आर क्या है, उसका रेडियल कंपोनेंट देख लीजिए वहां पर ही चला गया है। और वी ए परपेंडिकुलर क्या है, वी ए साइन थीटा, ये वहां पर मैंने चिपका दिया, ठीक। रिलेटिव अप्रोच वेलोसिटी यहां से देख लीजिए कितनी दिख रही है, तसल्ली से देख लीजिए। तो ए आगे की ओर जा रहा है, बी आगे की ओर जा रहा है, माइनस डी आर बाई डी टी, तो ए की वेलोसिटी को उल्टा करना, मतलब हम अगर बी के फ्रेम में जा रहे हैं तो बी की वेलोसिटी को उल्टा करके ऐड करेंगे तो क्या आएगी वो आप चेक करिए। बी की वेलोसिटी की जब उल्टा करके अलोंग द रेडियस वाली, तो क्या लिखेंगे, वी बी उल्टा करने के बाद, और चूंकि ए की अवे है तो हम लिखेंगे माइनस वी ए कॉस थीटा, ये आएगा माइनस डी आर बाई डी टी। तो ये वैल्यू किसके, तो इक्वेशन हमारे पास क्या आ गई है, हमारे पास जो इक्वेशन आई है पूरी लिख देता हूं। ये है पहली इक्वेशन, वी बी टी इंटीग्रेट करने के बाद, क्योंकि डी टी वी बी टी का इंटीग्रल वी बी टी होगा, माइनस वी ए इंटीग्रल 0 से टी कॉस थीटा डी टी बराबर एल नॉट। एल नॉट क्यों लिखा है मैंने, क्योंकि इनकी इनिशियल डिस्टेंस कितनी थी, आर एल नॉट, और फाइनल डिस्टेंस कितनी हो जाती है, 0। तो इन दोनों के बीच की रिलेटिव इनिशियल डिस्टेंस एल नॉट से शुरू करेंगे और इंटीग्रेट, माइनस डी आर का इंटीग्रेशन करिए, कहां से कहां तक, एल नॉट से 0, तो एल नॉट बचेगा ना भाई, तो ये उसी का रिजल्ट है, ठीक। चलिए अब आते हैं एक्स के लॉन्ग इक्वेशन लिखते हैं। एक्स के लॉन्ग और वाई के लॉन्ग जो इक्वेशंस आएंगी उनको समझने जा रहे हैं। तो अब कंपोनेंट करते हैं एक्स और वाई के लॉन्ग। थीटा एंगल मान लिया मैंने, ठीक है। वीबी एट एंगल थीटा फ्रॉम एक्स एक्सिस ये बना रहा है, ठीक है। एक्स के अलॉन्ग इसके कंपोनेंट बताइए, पहला आएगा वीबी कॉस थीटा, वाई के अलॉन्ग आएगा वीबी साइन थीटा। चलिए ए के कंपोनेंट देख लेते हैं, तो ए का तो पूरा का पूरा एक्स के अलॉन्ग ही है, और अगर मैं वाई के अलॉन्ग बोलूं तो ए का कंपोनेंट 0 है। चलिए इन सारे के सारे कंपोनेंट को वहां पर चिपका देते हैं, जो जिसके करस्पॉन्डिंग है उस जगह उसको लिख देते हैं। आप ध्यान से देखते जाइए, वी ए वीबी कॉस थीटा वीबी साइन थीटा कौन कौन से हैं, और अब इक्वेशन भी लिख देते हैं। इक्वेशन नंबर 2, रिलेटिव एक्स कोऑर्डिनेट किस रेट से चेंज हो रहा है, तो मैंने कहा देख लेते हैं भाई, वाई कोऑर्डिनेट देख लीजिए या एक्स कोऑर्डिनेट देख लीजिए, कोई भी देख सकते हैं। इसको मैंने यूं सॉल्व किया, मैंने कहा यार एक बात बताओ, स्टार्टिंग में दोनों का एक्स कोऑर्डिनेट सेम है, एक्स एक्सिस को ध्यान से देखो, और जब मीट कर जाएंगे तब भी उनका एक्स कोऑर्डिनेट सेम होगा। तो क्या मैं कह सकता हूं इसको अलग तरीके से कि दोनों एक्स के अलोंग सेम डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे, ठीक।
तो एक्स के अलॉन्ग वी बी कॉस थीटा डी टी, जीरो से टी, ये एक्स के अलॉन्ग जो है वो बी पार्टिकल ट्रेवल करेगा, और ए पार्टिकल तो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है एक्स के अलॉन्ग, तो सीधा वी ए इंटू टी लिख सकते हैं। लिख दिया है भाई साहब। और देखिए क्या क्वेश्चन आएगा, वी बी मतलब स्पीड ऑफ द पार्टिकल, बी कांस्टेंट है, इंटीग्रल कॉस थीटा डी टी बराबर वी ए टी। ये आ गई दूसरी इक्वेशन, एक्स के अलॉन्ग आ चुकी है। चलिए अब वाई के अलॉन्ग को इक्वेशन को देख लेते हैं और ये समझते हैं कि वाई के अलॉन्ग क्या इक्वेशन आने वाली है। तो वाई के अलॉन्ग के लिए एक्सिस तो सेम ही रहेंगे, तो वापस से वो कंपोनेंट्स वापस से मैंने लिख दिए हैं। लेकिन अब वाई के अलॉन्ग हमने इक्वेशन लिख दी है, वाई के अलॉन्ग वी बी साइन थीटा लिख दिया है, वी ए लिख दिया है, और परपेंडिकुलर कंपोनेंट जीरो लिख दिया, और ये है वाई के अलॉन्ग इक्वेशन। वाई के अलॉन्ग ए तो चल ही नहीं रहा है, केवल कौन चल रहा है भैया, बी चल रहा है। अच्छा, वाई के अलॉन्ग कितनी वेलोसिटी से जा रहा है वो, उसका कंपोनेंट देखिए, तो वो कितना आ रहा है, वी बी साइन थीटा इंटू डी टी करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे तो ये किसके बराबर आना चाहिए, कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वाई के अलॉन्ग, एल नॉट ट्रेवल करेगा। इसमें वी बी है स्पीड, इसको इंटीग्रेशन के बाहर लिया, इंटीग्रल साइन थीटा डी टी आ गया, और ये एल नॉट के बराबर आ गया। ये है तीसरी इक्वेशन। मैंने कहा था ना इन तीन इक्वेशन का कमाल है। अब आखिरकार इसके बाद सॉल्व कैसे करते हैं। सॉल्व करने के लिए आप इन तीनों इक्वेशन को मैं एक जगह लिखने वाला हूं, फाइनल जो तीन इक्वेशन आई हैं, और हम समझेंगे कि आखिरकार इनको सॉल्व कैसे किया जाए। द थ्री इंटीग्रल इक्वेशंस, ये तीन इक्वेशन आपके सामने है, आप भी देख लीजिए ढंग से। अब आप खुद से सोचिए, थीटा वेरिएबल है कि नहीं है, बिल्कुल है। अगर थीटा वेरिएबल है और उसका इंटीग्रेशन हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, या फिर उसको टाइम के फंक्शन में निकाले तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। लेकिन चेक करिए इन दो इक्वेशन में इंटीग्रल कॉस थीटा dt को एलिमिनेट किया जा सकता है, क्योंकि वो दो इक्वेशन में कॉमन है। ऐसे ही आपको हमेशा हर क्वेश्चन में तीन इक्वेशन बनानी है और चेक करना है कि एक इंटीग्रल जो होगा वो हमेशा कॉमन होगा, उसको आप एलिमिनेट करने वाले हैं, उसमें से उस इंटीग्रल को और आंसर निकालने वाले हैं। कि कैसे, कि आप खुद से चेक कर लीजिए, मैंने लिख भी दिया इंटीग्रल कॉस थीटा dt। अब आप देखें, एलिमिनेट करने के लिए हमने ये दो इक्वेशन पिक करी, इनमें से एक इक्वेशन को फर्स्ट और टू को, एक इक्वेशन को ले जाते हैं एक तरफ, तो ये है दूसरी इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन से कॉस थीटा dt की वैल्यू क्या आ गई, वी ए बाई वी बी इंटू टी, ये सेकंड इक्वेशन से आ गई। अब इसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट करने जा रहे हैं, देख लीजिए भाई, हमने पुट कर दिया है। कहां पर, वी बी टी माइनस वी ए इंटीग्रल जीरो से टी कॉस थीटा डी टी बराबर एल नॉट में हम इंटीग्रल कॉस थीटा डी टी की वैल्यू को पुट करेंगे, तो क्या इक्वेशन बचेगी बच्चों, ये आएगी वी बी टी माइनस वी ए इंटू वी ए बाई वी बी इंटू टी, क्योंकि इंटीग्रल कॉस थीटा डी टी की वैल्यू हमने पुट कर दी है। इसको फर्दर सॉल्व किया और चेक कर सकते हैं, टाइम की वैल्यू आ चुकी है दोस्तों, ये आपके सामने है। वाह क्या बात है। तो ये है टाइम की फाइनल वैल्यू। और अगर आपको ये वीडियो बढ़िया लगा है तो प्लीज रिक्वेस्ट करता हूं, इसको शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करिए, लाइक करिए, ताकि मेरा थोड़ा सा हौसला बढ़े, मैं और बेहतर वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा। और बड़ी-बड़ी जो कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें आईआईटी में जो नहीं समझ में आती हैं, उनको एनिमेशन के थ्रू समझाने का प्रयास करूँगा। ऐसी कोई भी चीज़ आपको लगती है ना, तो कमेंट में ज़रूर लिखिए, आपकी डिमांड क्या है? आप किन चीज़ों को जो थोड़ा-सा जिनको विज़ुअलाइज़ेशन करना टफ़ होता है, उनको कमेंट में लिखिए, मैं पक्के से वीडियो बनाऊँगा और आपके साथ शेयर करूँगा। तो ऐसे ही वीडियो को देखते रहिए हमारे एकेड एक्सेल चैनल पर बच्चों। थैंक यू। थैंक यू सो मच इस वीडियो को कंप्लीट देखने के लिए।